और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में सीबीआई छापे को लेकर एसपी बीएसपी ने राज्यसभा में हंगामा किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहली मर्तबा एक साथ कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। दोनों जमातों ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई छापामारी के सिलसिले में बात की गई। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर मरकजी हुकूमत अपने दो रुखे पॉलिसी से बाज नहीं आई तो हमारी पार्टी भी मरकजी सरकार के नाक में दम कर देगी। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहां। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। सीबीआई का पहले ही इन्होंने सत्यानाश करके दो हिस्सों में बांट दिया है और सारी प्रमुख संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हैं उनको नष्ट कर दिया है। अब फिर उन्होंने जब कुछ नहीं था हताशा में इस तरह की बात करने जा रहे हैं कि जबरन दबाव डालकर पूछताछ करके चुनाव के प्रचार वगैरह में बाधा पड़े, इस वजह से ये सब कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी के ऊपर एफआईआर है और एफआईआर इस बात की है कि उसने प्रदेश में जो कानून बनाया गया सरकार द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए अलॉटमेंट किया। तो अगर उल्लंघन करा है तो किस चीज का किया है? वो सरकार के निर्देशों का, आदेशों का किया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर कहां से आंच आती है? लेकिन उसके ठीक विपरीत अभी आपने दिखाया, आप ही लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि खनन मंत्री के ठीक नीचे उनके दफ्तर में बैठ करके उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके जो पीएस हैं वो लेन देन कर रहे हैं, लेन देन करके माल कमाने का काम कर रहे हैं, ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप सांठगांठ कर लीजिए और खनन इसी तरह से उनके इस सरकार में हो रहा, ये उनका कहना था। उसमें आप कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और बहुत बड़ी अपनी पीठ थपथपा ली। अरे मंत्री जी के नीचे हो रहा है, मंत्री जी का नाम लेकर के हो रहा है, मंत्री जी के ऊपर कहीं पर कोई आंच नहीं आती है, बल्कि उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी सरकार को 5 साल तरक्की के कामों पर ध्यान देना था, मगर बीजेपी सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों को निशाना बनाने में लगी रही। पौने 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, शुरुआत की सरकार की पब्लिक भाषणों में और टेलीविजन पे विकास, एम्प्लॉयमेंट और महिला सुरक्षा पर शुरू हुई थी। लेकिन दूसरे ही दिन जो अंदर खाते में अफसरों ऑफिस में बैठकर विकास के लिए काम करना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए थी, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, किसानों की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए था, उसकी तरफ कोई ध्यान पौने 5 साल नहीं दिया। सिर्फ सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने विरोधी दलों को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए। राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर से मरकजी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रफाल सौदे पर वजीर दफा निर्मला सीतारमण ने सरासर झूठ बोलकर अवाम को गुमराह किया और इस मामले में वजीर आजम भी अवाम को गुमराह कर रहे हैं।
2.5 घंटे का भाषण दिया डिफेंस मिनिस्टर ने। पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए HAL को इस सरकार ने दिए हैं। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए HAL को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक झूठ बोला, दूसरे भी 2-3 झूठ बोले हैं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल, और मैं फिर से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं और निर्मला सीतारमण जी से पूछता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने, एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? 126 से 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला। क्या एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने आपके इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप एक शब्द का जवाब दे दीजिए, या हां कह दीजिए या ना कह दीजिए। आखिरी बात, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम HAL की मदद कर रहे हैं। छोटा सा सवाल, डैसॉल्ट कंपनी ने एक भी हवाई जहाज डिलीवर नहीं किया है, आज तक एक हवाई जहाज नहीं आया है। डैसॉल्ट कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने पेमेंट दे दिया है। HAL कंपनी हवाई जहाज डिलीवर कर गई है, हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए हैं, और 15,700 करोड़ रुपए उनका पैसा आप उनको नहीं दे रहे हो, उनका ड्यू है। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अलग अलग ओहदों के लिए हुए इंतखाब के नताइज का आज ऐलान होगा। तकरीबन 3 बजे तक नताइज का ऐलान हो सकता है। अलग अलग ओहदों के लिए कल वोट डाले गए थे। इस बार अलग अलग ओहदों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में थे। उम्मीदवारों में 3 ख्वातीन और एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल थे। मारूफ फिल्म अदाकार दिलीप कुमार की जायदाद के मामले में बिल्डर समीर भुजवानी के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया है। समीर भुजवानी के खिलाफ सायरा बानू और दिलीप कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। सायरा बानू ने साजिश के तहत भुजवानी के खिलाफ हरासा करने का भी इल्जाम लगाया है। समीर भुजवानी पर अदाकार की मिल्कियत को हथियाने की कोशिश का इल्जाम है। वाज़ेह है कि सायरा बानू ने पीएम मोदी से भी मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने मदद की यकीन दहानी कराई थी और इस सीएम महाराष्ट्र की यकीन दहानी के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महीउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? जी देखिए, जो पूरा मामला है उसमें फ़िलहाल जो है वो कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। और जिस तरह से सायरा बानू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये कहा था कि उन्हें जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसकी वजह से जो है वो दिलीप कुमार साहब की तबीयत जो है वो मज़ीद ख़राब होते जा रही है जी। तो इस वजह से जो है वो इसको निगाह में रखते हुए सायरा बानू ने अपनी बरहमी का इज़हार किया था। और समीर भुजवानी जो इस बात का ऐलान कर रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है और 1953 में जो है वो दिलीप कुमार ने इसको ख़रीदा था और उसके बाद दिलीप कुमार ने इसको जो है वो समीर भुजवानी को बेचा है। जो गलत डॉक्यूमेंट दे के, फॉल्स डॉक्यूमेंट दे के जो है इस प्रॉपर्टी के मालिक होने का हक बता रहा है, हक जता रहा है। तो उसके पूरे मामले को लेकर के जो है वो डिफेमेशन केस फाइल किया गया है सायरा बानू और दिलीप कुमार के ज़रिए। और डिफेमेशन केस में जो है ये बात वाज़ेह की गई है कि 200 करोड़ रुपये का डिफेमेशन केस इसमें रखा गया है। और इसमें ये बात की गई है कि जिस तरह से सायरा बानू और उनके
दिलीप कुमार को जो तकलीफ हो रही है डिफॉर्मेशन केस की वजह से, और उसी बुनियाद पे जो है वो इस पे कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ साथ समीर भोजवानी जो कि इससे पहले जेल में बंद था, उसके बाद इसकी दोबारा रिहाई हुई, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 200 करोड़ रुपए का जो है वो डिफॉर्मेशन केस फाइल किया गया है। इनका ये कहना है कि समीर भोजवानी जो है न सिर्फ उनको हिरासा कर रहा है बल्कि उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, उनकी इज्जत को भी जो है उछाल रहा है। तो इसी को बुनियाद बनाते हुए चिराग शाह जो कि दिलीप कुमार के वकील हैं, उन्होंने डिफॉर्मेशन केस फाइल किया है। और इससे पहले जो है वो दिलीप कुमार ने खुद ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी से जो इसकी शिकायत की थी उनके ट्विटर हैंडल से, और इस पर जो है वो फडणवीस ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि इस मामले में जल्दी ही कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत की जानिब से कुछ कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है और बिल्डर के जो है वो हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बुनियाद पे सायरा बानो और दिलीप कुमार के दिल में जो है वो रंज गम का एहसास मज़ीद बैठता जा रहा है और एक किस्म की खफ्तगी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी बुनियाद पे सायरा बानो ने जो है वो डिफॉर्मेशन केस फाइल किया है। जी मोयुद्दीन, और क्या जिस इंडस्ट्री से अदाकार दिलीप कुमार वाबस्ता है वहाँ से लोग सामने आ रहे हैं इनकी सॉलिडारिटी में? जी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो शुरू से ही दिलीप कुमार के साथ खड़ी हुई थी। उनके साथ जो है वो तमाम के तमाम जज्बात वाबस्ता हैं दिलीप कुमार के साथ और अपने पूरे के पूरे हौसले के साथ दिलीप कुमार के साथ खड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में होने के बावजूद जो है वो इस तरह की कोई भी टिप्पणी जो है वो किसी भी अदाकार के जरिए से करनी जो है मुनासिब नहीं होगी। तो इसी बुनियाद पे कोई खुल के सामने फिलहाल नहीं आ पा रहा है। बहरहाल जब भी दिलीप कुमार का बर्थडे होता है, जब की सालगिरह होती है, तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उनके घरों पे जो है वो बुके लेकर तोहफे तहफ़ लेकर पहुंच पड़ती है। लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि कोर्ट मामला जो है कोर्ट में, तो इसीलिए अदाकार जो है वो मीडिया में आके बोलने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सायरा बानो जिस प्रॉपर्टी की बात कर रही है वहाँ पे वो चाहती हैं कि दिलीप कुमार की याद में एक शानदार म्यूजियम बनाया जाए जो दिलीप कुमार की तमाम जो तारीख है, जो उनकी फिल्मी तारीख है, फिल्मी करियर है, उसको जो है वो बयान करता हुआ एक म्यूजियम बनाया जाए और उसी जगह पर जो है उस समीर भोजवानी अपने मालिकाना हक का दावा कर रहा है। जी बिल्कुल मोयुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हज 2019 के लिए आज महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से कुरान अंदाजी अमल में आई। 11,000 से जायद स्टेट्स महाराष्ट्र हज कमेटी के कोटे में हैं, लेकिन महाराष्ट्र हज कमेटी को 35,000 से जायद दरख्वास्तें हज 2019 के लिए मौसूल हुई हैं। वहीं तादाद में इजाफे को देखते हुए महाराष्ट्र हज कमेटी ने हज कोटे में इजाफे की मांग की है। हज कोटे में इजाफे को लेकर हमारे नुमाइंदे मोयुद्दीन ने महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर विनोद तावड़े से बात की। स्टेट हज कमेटी की जो है वो लॉटरी हुई है। तावड़े साहब जो कि मिनिस्टर हैं अक़लियती उमूर के औकाफ के, उनके हाथों से ये काम शुरू हुआ। कितने हाजी जाने वाले हैं और सहूलियात क्या क्या मिलने वाली है इस साल? महाराष्ट्र लगभग उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरा प्रदेश है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा हाजी जाते हैं। 9,000 हाजी जाएंगे और विशेषकर जो महिलाएं अकेली जाना चाहती है उनको भी हमने शुरुआत की है। अभी 2400 तक महिलाएं भी जा रही है। लेकिन एक सवाल ये है आपसे कि कोटा कम हो जाता है, 35,000 एप्लीकेशन है, 11,000 लोग जाते हैं, तो लोग डिमांड करते हैं कि महाराष्ट्र का कोटा बढ़ाया जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। मेरा मानना कि जो केंद्र सरकार की सेंट्रल हज कमेटी ने एक फॉर्मूला तय किया है पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर महाराष्ट्र का कोटा बढ़ेगा तो किसी और प्रदेश का कम हो जाएगा। इसलिए पूरे देश का अगर कोटा बढ़ता है, जो वहाँ से मक्का से आता है, सऊदी से आता है, तो बढ़ जाएगा। और जब टोटल फिगर बढ़ेगा पूरी दुनिया से तो अपना भी बढ़ेगा। विनोद तावड़े साहब ये कह रहे थे कि जब तादाद बढ़ेगी हिंदुस्तानी आज़मीन हज की, तो उसी बुनियाद पर जो है वो महाराष्ट्र के आज़मीन हज की तादाद भी बढ़ेगी। क्योंकि इस साल देखा यह गया है कि इस मरतबा जो है वो एप्लीकेशन हिंदुस्तान भर से जो है वो कम आए हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब जो है एप्लीकेशन यहाँ पर कम आए हैं और इसी बुनियाद पर जो है वो 2 रियासतों में बिना कुरानंदाजी के ये हाजी वहाँ के जाने वाले हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं केरला के बाद से। और आज यहाँ पर कुरानंदाजी हुई और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग आए और इसमें शिरकत की।
तकरीबन 11,000 लोग जो है वो महाराष्ट्र से सफर हज के लिए रवाना होने वाले हैं। कैमरा पर्सन डिस्ले के साथ मुरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को शहरियत देने के मामले में मरकजी सरकार के बयान के बाद पार्लियामेंट के सामने आसाम के लोगों ने बरहना होकर एहतजाज किया। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तानी शहरियत देने की मुखालफत की। केंद्र सरकार के विवादित सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को लेकर के ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल पार्लियामेंट के बिल्कुल ऐन सामने है और यहाँ पर ये लोग बरहना होकर के ये पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, पुलिस उनको ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी शहरियत देने की बात है, यहाँ की नागरिकता देने की बात है, वो नहीं होने दिया जाएगा। ये लोग लगातार यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इन लोगों को ये पुलिस वैन के जरिए एक तरह से डिटेन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी बड़ी तादाद में आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा सिनारियो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि ये बिल जेसीपी से पास हो गया था और इसमें अमेंडमेंट लाए गए थे, वो नहीं हो पाए थे। ये इन लोगों को लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया का और सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बहरहाल देखना यह है कि ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो सामने आया है वो क्या कुछ रंग लाता है। कैमरे में चंद्रदेव यादव के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के बागी लीडरों पर शदीद तनकीद की है। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पार्टी में उथल पुथल मचाने वाले लोगों ने ही साबिक में पीडीपी के मौक़िफ़ को कमजोर किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए उन्होंने सख्त शर्तें रखी थी, लेकिन पार्टी में आज बगावत करने वाले चेहरों ने ही उस वक्त उनकी पोजीशन को कमजोर कर दिया था। जो ऐसे लोग होते हैं जो इक़्तिदार के साथ होते हैं, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया उस वक्त मैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कुछ शर्तें रखी थी उस वक्त भी उनके साथ, जिसमें हमने कहा था हमें पावर प्रोजेक्ट वापस चाहिए, जिसमें हमने कहा था टट्टू ग्राउंड, अनंतनाग हाई ग्राउंड, कारगिल का करबतुम खाली करके दीजिए, उसके बाद में सरकार बनाऊंगी, और भी कुछ शर्तें रखी थी। यही लोग जो आज पार्टी में उथल पुथल मचाते हैं, यही नागपुर चले गए और वहां उन्होंने बोला महबूबा मुफ्ती को आप छोड़ दो, हम आपके साथ अलग से पीडीपी तोड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त इन्होंने मेरी जो पोजीशन थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कमज़ोर किया, जिसकी वजह से ये हो गया कि बीजेपी जो इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि हम पहले कुछ शर्तें मानेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे, वो छूट गई। मोदी जी के पास जो उनके पास मैंडेट था उन्होंने उसको ज़ाया किया। जिस तरह वो बार बार कहते थे मैं वाजपेयी के नक्शे कदम पे चल के जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान करूंगा, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा, बदकिस्मती ये हो गई कि मोदी जी ने अपने मैंडेट को बिल्कुल ज़ाया किया, पूरे मुल्क में भी ज़ाया किया और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी वो पॉलिसी नहीं अपनाई जो वाजपेयी ने अपनाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़ गए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी हुकूमत का इलेक्शन से पहले बड़ा फैसला, बड़ी जात को 10% रिजर्वेशन देने का किया है फैसला। नाज़रीन, आपको बता दें कि मोदी हुकूमत का इलेक्शन से पहले एक बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी जात को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। ठीक इलेक्शन से पहले मोदी हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि बड़ी जात को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया है मोदी हुकूमत ने। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जात को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया है मोदी हुकूमत ने। कैबिनेट से बड़ी जात को रिजर्वेशन को मिली मंजूरी। नाज़रीन, आपको बता दें कि कैबिनेट से बड़ी जात को 10% रिजर्वेशन देने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि ठीक इलेक्शन से पहले मोदी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बड़ी जात को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया गया है और इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।